कुछ लोगों ने लग्जरी स्पोर्ट्स कार खरीद ली, जबकि इतना छोटा देश है, इस देश को आप पैदल चल के पार कर सकते हो। इसको लिस्ट किया जाता है दुनिया की सबसे ओबीस कंट्री या सबसे अनहेल्दीएस्ट कंट्री। इतने सालों से पड़ी है, कुछ नहीं बचा अभी इनमें। हफ्ते में फ्लाइट ही 1-2 आती है ऐसे देशों में। अगर आपकी कुछ हो गया ना, कोई बड़ी समस्या होगी, तो मेरे को नहीं लगता उसका इलाज यहाँ पे हो पाएगा और आपको देश से बाहर जाने के लिए 3-4 दिन रुकना पड़ेगा। 20 रुपए 1 मिनट फोन पे बात करने के, 150 MB इंटरनेट के 300 रुपए। डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ की सरकार शायद चाहती नहीं कि टूरिस्ट लोग आए। मेरे को किसी ने बताया, यहाँ की इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। ये आ गए अब हम भाई नारू की फेमस शिप लाइन पे, और यहाँ पे मैं आपको सारी चीजों के जवाब दे दूंगा। बहुत लोगों की रिप टाइट से रिप करंट्स की वजह से मौत होती है। थोड़ी पास तक तो कोई नहीं, थोड़ा सा अंदर जाती ना, ये पानी आपको धकेल के ना समुद्र के अंदर ले जाएगा। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं फिलहाल हूँ नाउरू। जैसे कि आप पिछली वीडियो से समझ गए होंगे या फिर इस वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे, एक बहुत ही आइसोलेटेड कंट्री है पैसिफिक ओशन में। एक सिंगल आइलैंड नेशन है देश, और इस देश को दुनिया का सबसे अनहेल्दीएस्ट या फैटेस्ट या सबसे ओबीस देश भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ इसे दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्री भी माना जाता है। जी हाँ, बहुत छोटा सा आइलैंड नेशन है। 21 स्क्वायर किलोमीटर का इसका पूरा एरिया है। 11,500 इनकी सिर्फ पॉपुलेशन है। एरिया वाइज दुनिया में 3rd नंबर पर सबसे छोटा देश है। पॉपुलेशन वाइज भी दुनिया में 3rd नंबर पर सबसे छोटा देश है। और यही नहीं, इस देश के पीछे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी जुड़ी हुई है। एक टाइम था जब ये देश दुनिया का 2nd नंबर पे सबसे अमीर देश होता था, सऊदी अरेबिया के बाद में जीडीपी पर कैपिटा की अगर हम बात करें। और ये बात है 1970s और 80s की। वहीं अगर हम 40-50 साल बाद आ जाए, यानी कि आज के दिन प्रेजेंट में आ जाए 2023 में, तो ये देश दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज़ में से एक है अगर टोटल जीडीपी की बात करें तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे नाउरू को, देखेंगे कैसे ये एक सबसे अमीर देश से सबसे गरीब देश बना, क्यों यहाँ के लोग इतने अनहेल्दी, इतने फैट है, और क्यों ये देश लीस्ट विजिटेड कंट्री है। क्या क्या हम इस देश में देख सकते हैं, कर सकते हैं, वो सब चीज़ें लीस्ट विजिटेड कंट्री है। क्या क्या हम इस देश में देख सकते हैं, कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। अभी मैं आ गया होटल की बैक साइड में। इधर ये समुद्र का नज़ारा है, ये देखो। ये ऊपर कमरे वगैरह है सारे, जबकि हमारा तो सबसे सस्ता कमरा था यहाँ पे। यूँ लगा लो 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक के कमरे थे। अब ये देखो, ये जो आप समुद्र देख रहे हो ना, पहले इधर होती थी शिप लाइन्स वगैरह आसपास, जिससे इधर से फॉस्फेट एक्सपोर्ट किया जाता था इस देश से। और ना इधर दिक्कत क्या है इस देश में कि शिप्स डॉक नहीं हो सकती। ये देखो, ये पत्थर वगैरह आप देख रहे हो, ऐसे खूब सारे ना शार्प कोरल रीफ्स है नीचे पानी के अंदर। तो कोई भी बड़ा शिप आता है ना, जितना बड़ा होगा वो उतना पानी के नीचे जाएगा। वो शिप को पूरा छील देते हैं, तो शिप डॉक नहीं हो सकती यहाँ पे कोई भी बड़ी इस देश में। सिर्फ छोटी शिप्स आ सकती है। पूरी कोस्ट लगभग ऐसी है। और भाई इन देशों का कुछ नहीं पता पैसिफिक ओशन वालों का। ये देखो कितनी कम ऊंचाई है, सी लेवल से कितना कम ऊपर है। एक भी बड़ी लहर आती होगी तो पानी इधर तक आ जाता होगा, अंदर होटल में भी घुस जाए क्या पता। और बहुत ही ना ये फ्लडिंग के प्रोन है बहुत ज़्यादा। कभी भी कुछ नहीं पता कब डूब जाए ये देश। कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर हुआ और पूरा आइलैंड पानी के नीचे। 21 किलोमीटर का तो सारा है। गाड़ी आ गई बाकी इनकी, इस गाड़ी में हमें छोड़ देंगे कार रेंटल वाले पे फ्री में ही। चलो ये चीज़ तो सही है। या दिस इज द प्लेस। उप्स, बाइक भी है रे इंदौर है। तो दरअसल क्या है, हमें ना होटल के पैसे बचाने, मेरा भी ले ले यार, हमें ना होटल के पैसे बचाने के लिए लेनी है गाड़ी की गाड़ी में सोचे, वरना तो ये बाइक भी मस्त है। इन बाइकों पे घूमो। एक ट्रैम्पोलिन लगा रखा है इधर। ये शायद गाड़ी हमारी काली शीशे से, चल धूप नहीं आएगी, सोने के लिए आसानी हो जाएगी। सही लग रही है। इज इट इंश्योर्ड? No insurance in Nauru. ओके, नो प्रॉब्लम। You have to be careful. ओके, या जस्ट दिस टेंट राइट? You can take picture of it. That's भाई इधर इंश्योरेंस नहीं है नारू में, कोई भी तो कह रहे हैं ध्यान से चलाना। पर ठुग्गी तो इधर क्या रिपेयर होती होगी? आर कार्स रिपेयर्ड हेयर? इज देयर कार रिपेयर इन नारू? yes, yes. ओके, इफ समथिंग गेट्स डैमेज इट कैन बी रिपेयर्ड हेयर? It can be repaired. Yeah. ओके, आई थिंक इट लुक्स गुड। और ये इधर हमने गाड़ी ले ली 70 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक दिन के, 3 दिन के ले लिए हमने। तो ऑलमोस्ट 4,000 रुपये एक दिन के हमने इकट्ठे 3 दिन की ले ली। बोले वैसे लोगे तो 80 डॉलर की है, 3 दिन या उससे ज़्यादा की लोगे तो 70 डॉलर का रेट देंगे। तो हमने 3 दिन की ले ली, 12,000 रुपये 3 दिन के। पहले चलते चाइनीज शॉप पे। इसमें ना चार्ज करने का एक ये है, नॉर्मल यूएसबी तो था नहीं, ये था एक सॉकेट सा, पर ये ठीक से काम नहीं कर रहा। तो कह रहे कि चाइनीज दुकानें संडे को भी खुली होती है इधर, तो किसी चाइनीज दुकान पे जाके देखते हैं, मिल गया तो। हमने सोचा इस दुकान पे जाए, पर इधर तो बीच में तालाब बना हुआ है, जाना पॉसिबल नहीं है।
चलो भाई, इधर एक ये दुकान है मैरियो स्टोर एंड स्पेयर पार्ट, इस पे पूछते हैं। ये मिल गया भाई, पर ये है 15 का, दिखा तो रहा है 3 एम्पीयर आउटपुट। ये बाकी दुकान से यहाँ पे कर लिया ये चेक मैंने, काम तो कर रहा है अपना। चलो $15 का है भाई ये, 800 रुपये के करीब का बहुत महंगा है। इंडिया में आता है 150 रुपये का, क्योंकि इसमें वो भी नहीं है ना, टाइप सी नहीं है, सिर्फ USB वाला है। कुछ भी हो भाई, ये दुकान में सामान सारा रख रखा है। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतना आइसोलेटेड नेशन है या फिर आइलैंड है, तो इधर चाइनीज़ कहाँ से है? तो दरअसल इनकी पॉपुलेशन है 11,500-12 हज़ार, लेकिन इनकी जो एथनिकली जो नाउरुन्स है ना, जो इधर के लोग हैं एक्चुअली एथनिकली नाउरुन्स, उसमें से सिर्फ 60% है, मतलब 100% नहीं है। तो 11,500-12 हज़ार के 60% यानी कि 6,000 नाउरुन्स है इधर। और जो बाकी पॉपुलेशन बची ना, उसमें से 25% तो है बाकी सारे पैसिफिक आइलैंडर्स और पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड है उसके लोग आए हुए। और बचे हुए 16% में से आधे यूरोपियंस है, आधे चाइनीज़ है, जो इधर आगे बचे हुए इनकी लोकल पॉपुलेशन का ही पार्ट है वो एक तरह से। और ना नाउरुन्स की एक खास बात हुई, जैसे आपने समोआ की वीडियो देखी तो आपको मैंने बताया था कि समोआ के जो एक्चुअली समोन्स है ना, वो समोआ से ज़्यादा समोआ के बाहर है, इनके साथ भी सेम है। पूरी दुनिया में टोटल नाउरुन्स की पॉपुलेशन मानी जाती है 15,000 लोग, जिसमें से 6,000 एक्चुअली नाउरू में रहते हैं। बचे हुए जो 9,000 है ना, उनमें से 1,000 लोग तो ऑस्ट्रेलिया और 8,000 लोग अमेरिका में है। तो यानी कि नाउरू से ज़्यादा नाउरुअन्स अमेरिका में या फिर नाउरू के बाहर है। तो जैसा कि अब आपको नाउरू के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका है, अब हमारे जो दोस्त है टॉमी पीछे बैठा है, चाइना से है, 173वां देश है इसका है नाउरू, अगर आपको मैंने पीछे नहीं बताया तो। इसकी आज फ्लाइट है, तो हमने सोचा इसको एयरपोर्ट छोड़ने से पहले ये बोला मुझे थोड़ा घुमा देना, इस बहाने हम भी थोड़ा घूम लेंगे। तो इधर की जो छोटी मोटी चीज़ें जो भी हम घूम सकेंगे, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, ज़्यादा कुछ तो है नहीं घूमने को, अब यही घूमने पड़ेंगे। जैसे सोलोमन आइलैंड में भी हमने सरकारी दफ्तर घूमे थे, इधर ये सब घूमेंगे। और 5-6 दिन हम इधर गाड़ी के अंदर रहने वाले। तो मेरे को नहीं लगता इस देश में कोई भी ऐसी जगह बचने वाली है जो हम ना देखें। तो आज जाके थोड़ा बहुत वो एक्सप्लोर करेंगे। टॉमी बैठा है पीछे, नवांकुर गाड़ी चला रहा है, बस पास में ही है सारी चीज़ें, ये एयरपोर्ट वाला रनवे और आगे पोस्ट ऑफिस और सब आ जाएगा। हम एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक है नाउरू में, और ये इनका आप कह सकते हो एक तरह से कमर्शियल सेंटर है, जिधर इनके सारे दफ्तर वगैरह मेनली सारे यहीं पे है। जैसे कि इधर सिम कार्ड ऑपरेटरी कंपनी है डिजिसेल, उसका इकलौता मेन ऑफिस यहाँ पे है। नाउरू की जो ओलंपिक फेडरेशन है उसका भी मेन ऑफिस यहाँ पे है। इनका जो मेन पोस्ट ऑफिस है वो भी यहाँ पे है। एक दो इनकी मेन पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग वगैरह जो भी है वो यहाँ पे है। नाउरू का झंडा यहाँ पे। तो ये देखो, मतलब ये इनका मेन कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो। और संडे के दिन ये सारी चीज़ें बंद थी, कल आज सोमवार है तो सब कुछ खुला है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाउरू पोस्ट से। तो मेरे को शौक है अलग अलग देशों में जाके पोस्ट कार्ड भेजने का अपने घर वालों या नज़दीकी दोस्तों के लिए। तो इधर से मतलब स्पेशल जगह है ना पोस्ट कार्ड भेजने के लिए, कि भी कितनी आइसोलेटेड कंट्री है, 3rd स्मॉलेस्ट कंट्री है और काफ़ी सारे टाइटल्स है इस देश के नाम। तो इधर से मैं एक पोस्ट कार्ड भेजना चाहूँगा। यही है मेरे ख्याल। वेयर इज द पोस्ट ऑफिस? हियर? ओके, थैंक यू। ये है भाई इधर। ये तो भाई दुकान पोस्ट ऑफिस मिक्स है सब। डिड यू फाइंड पोस्ट कार्ड्स? Yes. I know the postcards. Are these stamps? The postcards is $3 one. That's so crazy. $3 for one पोस्ट कार्ड? एक ये पोस्ट कार्ड है $3 का, यानी कि इंडिया के 160 रुपये का। और इतने महंगे पोस्ट कार्ड भाई मैंने तो कहीं नहीं देखे किसी भी देश में, बहुत ज़्यादा महंगा है। और पोस्टिंग फीस $1.5 है, $1.5 पोस्टिंग फीस है इसकी, मतलब 75-80 रुपये। तो यूँ लगा लो 260 रुपये में पहुँच जाएगा। पोस्टिंग फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पोस्ट कार्ड की कीमत कुछ ज़्यादा ही है। और सिर्फ ये डिज़ाइंस थे, मैंने 5-6 ले लिए। और इधर खूब सारी स्टैम्प्स भी रखी है और पोस्ट कार्ड्स भी रखे हैं। तो भाई पीछे था इनका पोस्ट ऑफिस, और हैरानी की बात थी पोस्ट ऑफिस में बहुत तरह की चीज़ें मिल रही थी। एनीवे स्टैम्प्स कुछ काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने खूब सारी स्टैम्प्स ले ली, पूरे पेज के पेज ही ले लिए। और पोस्ट कार्ड्स भी ले लिए। पोस्ट कार्ड मैं कल पोस्ट करूँगा, बाद में लिख के ले आऊँगा। और स्टैम्प्स मैंने जो है ये पैक सी करा ली। मेरे ख्याल से 65 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के करीब की स्टैम्प्स आई है। मैंने खूब सारी ली है। इंडिया की इतने 3,500 रुपये होंगे। दरअसल कुछ मैंने अपने ले लिए, 1-2 फ्रेम करवाने के लिए, बाकी मेरी भतीजी है वो कलेक्ट करती है, तक था मैंने उसके लिए ले ली खूब सारी। और यहाँ पे है डिजिसेल का ऑफिस, जो इनका ऑफिशियल स्टोर है, इकलौता स्टोर है। सिम कार्ड लेना तो पूरे देश में एक यही दुकान है जिधर से आप ले सकते हो, बाकी जगह से रिचार्ज ज़रूर करा सकते हो। वैसे यही दुकान है सिम कार्ड की। होटल्स वगैरह देते हैं वैसे 2 नंबर में ब्लैक में, पर यही स्टोर है इकलौता इनका। ये है यहाँ के इंटरनेट के रेट भाई, देखो पूरी दुनिया में इससे महंगा इंटरनेट है देखा मैंने। आप ये देख लो 4.7 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 150 MB इंटरनेट सिर्फ कमाल हो गया भाई। 300 रुपये में सिर्फ 150 MB इंटरनेट, और वो भी 24 घंटे तक ही वैलिड है, तो सस्ते वाला प्लान है। प्रीपेड का लोकल रेट वॉइस के
3 ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1 मिनट के भाई, कमाल हो गया भाई, बहुत महंगा। 20 रुपये 1 मिनट फ़ोन पे बात करने के, 150 MB इंटरनेट के 300 रुपये, ये भाई रेट है इधर के, बहुत महंगा इंटरनेट है यार इधर। तो भाई इधर गाड़ी खड़ी करके अब हम आ गए हैं नाउरू के हॉस्पिटल, रिपब्लिक ऑफ नाउरू हॉस्पिटल। मेरे ख्याल से ये इधर का इकलौता जो भी हॉस्पिटल है, ऑस्ट्रेलियन एड आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा फंडेड है। और ये इतना सा मतलब पूरा हॉस्पिटल है इनका, पब्लिक हॉस्पिटल। गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही है मेरे को कमरों से, तो सिंगल स्टोरी इतना सा, पर हाँ बेसिक तो इलाज इधर हो ही जाता होगा। पर दिक्कत क्या है ना, ये जैसे आइलैंड नेशन होगी इतना आइसोलेटेड, जैसे कि नाउरू हो गया, टुवालू हो गया, तो इधर हफ्ते में फ्लाइट ही 1-2 आती है ऐसे देखता मैं। एक तो नाउरू में भी शायद 2 ही फ्लाइट है, टुवालू में भी एक हफ्ते में 2 ही फ्लाइट है। तो अगर आपकी कुछ हो गया ना, कोई बड़ी समस्या होगी, कोई सीरियस चीज़ होगी, तो मेरे को नहीं लगता उसका इलाज यहाँ पे हो पाएगा। और आपको देश से बाहर जाने के लिए 3-4 दिन रुकना पड़ेगा, अगली फ्लाइट में जाओगे। और कोई बहुत ही ऐसी सीरियस बड़ी दिक्कत होगी ना, तो मुझे नहीं लगता आप सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन भाई वही बात है, इधर के लोगों को होती भी नहीं ऐसी दिक्कत, और होती है तो अगले मर जाते हैं, अपनी तरह इतनी भड़क नहीं लेते। ये इतने ऐसी दुनिया में जी रहे आइसोलेटेड, तो इनको आदत है भाई इस चीज़ की। अपने तो इतने वायरसेस, बीमारियाँ, कीटाणु, बैक्टीरिया आगे, इधर लोग तो आते नहीं टूरिस्ट, तो इनके पास आएगी कहाँ से ये सारी बीमारियाँ। तो जो इनकी बीमारियाँ होती है उनका इलाज तो यहाँ हो ही जाता होगा, बाहर वाली दुनिया से इनको इतना मतलब नहीं। रिपब्लिक ऑफ नाउरू हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल तो भाई अभी बंद ही पड़ा है। अभी बजे हैं दोपहर के 1:45, तो 1 से 2 बजे के लिए खुलेगा दिन में। सुबह 7 से 8 खुलता है, दोपहर को 1 से 2 खुलता है, और शाम को सिर्फ 7 से 8। पूरे दिन में 3 ही घंटे खुलता है भाई ये हॉस्पिटल, और वो भी अलग अलग टाइम में, सुबह, दोपहर और शाम। एक टाइम पे 5 पेशेंट सिर्फ। इमरजेंसी पार्ट तो खुला होगा इनका, उधर से ही होगा कहीं पे, पर चलो कोई नहीं, देख लिया। पर ये बिल्डिंग्स देख के आप समझ ही गए, ये डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया ने ही बनवाई हुई है। ये आर्किटेक्चर और बिल्डिंग्स इस तरह की ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ही होती है। जगह जगह ना इनके सोलर पैनल्स जो भी है नाउरू में, सारे ताइवान ने गिफ्ट कर रखे। और इधर ये बोर्ड भी लगा है, लव फ्रॉम ताइवान। तो मतलब ना ताइवान से बहुत इनको सोलर पैनल की सारी जितनी भी एड मिल रही है ना, वो ताइवान से मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, खाने में और चीज़ों में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से मिल रही है। ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया वालों ने कंटेनर के कंटेनर बना के शिप में भेज दिए कि भाई वहाँ कौन इतनी माथापच्ची करेगा, अब ईंट लगाओ बनाओ। यूं के इन्होंने यहाँ पे टेक दिया और हॉस्पिटल बना दिया। भाई ये जो हॉस्पिटल था, मतलब इस आइलैंड नेशन में भी ऐसा हॉस्पिटल है, तो आई एम इम्प्रेस्ड। द हॉस्पिटल वाज रियली नाइस। काफ़ी बेसिक था पर स्टिल एटलीस्ट है तो, और अच्छा बना हुआ, साफ सुथरा। अब हम आ गए भाई एक रेस्टोरेंट पे जिसका नाम है गोल्डन ब्रिज रेस्टोरेंट, और जो कि लग रहा है एक चाइनीज रेस्टोरेंट। पूरे नाउरू पे, मतलब इस पूरे देश, पूरे आइलैंड पे लगभग 150 चाइनीज रेस्टोरेंट्स है। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हो ऐसे ऐसे टोटल 150 रेस्टोरेंट्स है, जिनमें मोस्टली चाइनीज खाना, इस तरह खाना सर्व होता है। अपन चल के देखें क्या क्या खाना मिलता है अंदर। टॉमी तो भाई चाइनीज में ही लग रहा है इनसे बात करने। ये है मेन्यू, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर में रेट है। इसको आप 53-54 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंडिया के रेट आ जाएंगे। फ्राइड राइस, डक राइस, करी फिश राइस। टुवालू में हम गए थे, उधर भी ऐसे ही मेन्यूज़ थे, उधर भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स थे काफ़ी। मीट फ्राइड, नूडल, फिश फ्राइड, सब फ्राइड मोस्टली, नूडल फ्राइड, इस तरह का ही खाना है। तो हमने ऑर्डर करा है एक करी चिकन चावल के साथ, मैं और नवान कुछ शेयर करेंगे। साथ में पीने के लिए कुछ भी फ्रेश नहीं था इनके पास, हालांकि आइलैंड नेशन है, कोकोनट वाटर तो रख सकते थे, पर सब कुछ कैंड है। तो मैंने भी एक ये लिया है नाम के जो पैक्ड जूस है, हालांकि इसमें चीनी और पानी होता है मोस्टली। हम टुवालू में खाना खाते थे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में, उधर भी सेम ऐसा ही मिलता था, वही बिल्कुल टेक्सचर है चिकन का, साथ में प्याज का और इसके खाने का। रेस्टोरेंट भी वैसे सब थोड़ा पुराना से जान करके थोड़ा पुराना रखते हैं, ताकि लोगों को यूँ ना लगे कि ये बहुत महंगा रेस्टोरेंट तो नहीं है। अगला स्टॉप आ गया नाउरू म्यूजियम। मेरे पीछे आप देख रहे हो रनवे एयरपोर्ट का, जस्ट अभी फ्लाइट लैंड होने वाली है, जो कि ब्रिस्बेन जाएगी, जिसमें हमारा दोस्त टॉमी भी जाएगा। इधर है नाउरू म्यूजियम। अनफॉर्चुनेटली म्यूजियम कल संडे को तो बंद था ही था, आज हमने सोचा सोमवार खुला होएगा, आए तो लेकिन ये भी बंद है। ये देखो, और अंदर आप थोड़ा सा देख सकते हो, अंदर एसी तो चल रहा है शीशा, क्योंकि मेरे को ठंडा लग रहा है बाहर भयंकर गर्मी और रूमों से। कोई नहीं, टॉमी को छोड़ते हैं, अपन बाद में करेंगे। नारू यहीं है, हम 2-3 दिन अभी। टॉमी तो चला गया और रनवे बिल्कुल उधर है। रनवे के आगे हमने गाड़ी खड़ी कर रखी थी प्लेन को टेक ऑफ करते हुए देखने के लिए, लेकिन ये देखो निशान। हमें भी शक होया भाई प्लेन ऊपर से जाएगा, बाई चांस इतना प्रेशर क्रिएट हो गया, थोड़ा सा छोलता हुआ चला गया तो मर जाएंगे हम तो। देखो इधर बोर्ड भी लगा कि जेट ब्लास्ट होगा, क्योंकि इतनी स्पीड से प्लेन ऊपर से जाएगा। एक तो काफी नीचे होगा, भीड़ा नहीं भी तो हवा का भाव ऐसा होगा एकदम से, उसमें नुकसान हो सकता है और हम जाके ना दूर गिर भी सकते हैं। वैसे तो हम गाड़ी में, पर फिर भी क्यों रिस्क लो। और ये देखो, ये जो पानी है ना, मेरे को पहले ही फील हो रहा था कि इधर के पानी में रिप करंट्स है ऊपर से, देखो ना, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा।
भाई देखो प्लेन मेरे से कितनी दूर उड़ा है और यहाँ तक भी मतलब जेट ब्लास्ट हुआ है। प्लेन तो उड़ गया। अब मैं आपको बताता हूँ रिप टाइड्स या रिप करंट्स के बारे में। अब ये समुद्र ना नए आदमी को तो देखने के लिए बहुत नॉर्मल लग रहा है, पर पता है कभी भी ऐसे बीचेज हो ना नए देश में, किसी लोकल से पूछे बिना कभी बीच में नहाने मत जाओ, क्योंकि इसमें ना रिप करंट्स होते हैं। अब ये किसी प्रोफेशनल को ही पता चलेगा या ऊपर ड्रोन होगा उससे अपन देख सकते हैं, किसी आदमी को नॉलेज हो तो। मेरे को देख के पता लग रहा था पर मैं श्योर नहीं था। अभी मैंने बोर्ड देखा और मैं पास आया तो मैं श्योर हूँ। देखो इसमें पता है क्या होता है, अब दोनों तरफ से आने लग रही है लहरें, बीच में आप देख रहे हो ये पैसेज सा बन गया, ये लहरें आगे ना अंदर से इसका वो बन जाएगा बाउंडर सा, और ये जो लहर आ रही है इसका भी अंदर से बाउंडर बन गया। अब इसके अंदर कोई जाएगा ना आदमी, थोड़ी पास तक तो कोई नहीं, थोड़ा सा अंदर जाती ना ये पानी आपको धकेल के ना समुद्र के अंदर ले जाएगा, और आप जितना सीधा इधर आने की कोशिश करो ना उतना पानी आपको धकेल के दूर ले जाएगा, और होते होते क्या होगा आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब समुद्र में पहुंच गए। हाथ पैर मारते आप थक जाओगे और दम घुट के डूब के आपकी मौत हो जाएगी। बहुत लोगों की रिप टाइड्स या रिप करंट्स की वजह से मौत होती है। तो कभी भी नई जगह पे बीच पे आओ ना, हमेशा लोकल से पूछो कि इधर रिप टाइड्स तो नहीं है या फिर रिप करंट्स तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बाय चांस आप किसी रिप करंट में फंस गए तो उसका बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि खुद की बॉडी को काम रखो, शांत रखो, क्योंकि हम ना हड़बड़ाहट में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, और वापस बीच की तरफ आने में ना हम सोचते हैं मारे, लेकिन हम और दूर दलदल की तरह बेसिकली एक हम दूर धकेलता रहता है पानी हमें। तो खुद को शांत रखो, एनर्जी वेस्ट मत करो। पानी आपको जहाँ लेके जा रहा है ना लेके जान दो, बॉडी को ढीला छोड़ दो, जितनी एनर्जी बचा सको उतनी बचाओ। और जब आपको लगे कि भैया अब मेरे ऊपर इतना ज़्यादा पानी का बहाव नहीं आ रहा, तो ना डायगनली स्विम करो, डायरेक्ट इस, अब जैसे मैं इधर से बहाना तो इधर नहीं आना, मेरे को डायगनली उस डायरेक्शन में जाना है, तो डायगनली स्विम करके एनर्जी बचाते बचाते आओ, ऐसे ही आप बच सकते हो। ये इकलौता तरीका है किसी रिप टाइड में फंस जाने के बाद जिंदा रहने का। ये आ गए अब हम भाई नारू की फेमस शिप लाइन पे, और यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ों के जवाब दे दूंगा, आपके मन में जो जो सवाल है इस देश के बारे में और जो जो हमने डिस्कस करा। ये देखो अभी ऑपरेशनल नहीं है बिल्कुल भी, जंग लगा पड़ा है मशीनों के, इसको ये डिसमेंटल करने लग रहे हैं। ये देखो यहाँ पे होती थी इनकी शिप लाइन जिससे इनका फॉस्फेट एक्सपोर्ट होता था। अब ये सारी कहानी मैं आपको रुक के बताता हूँ इधर। तो भाई अब तक आप लोग काफ़ी क्यूरियस हो गए कि इस देश की हालात ये कैसे हुई, कैसे सबसे अमीर देश से एक तरह से सबसे गरीब देश कैसे बना, लोग इतने ओबीस क्यों हैं, इतने अनहेल्दी क्यों हैं, इतने मोटे क्यों हैं। इस सब के पीछे एक ही कहानी है और वो स्टोरी आपको मैं सुनाने वाला हूँ। दरअसल ये सिर्फ एक आइलैंड था जो कि बाकी दुनिया के द्वारा बिल्कुल अनडिस्कवर्ड था। 1798 में एक ब्रिटिश शिप आता है और इसे डिस्कवर करता है। शिप का नाम था शायद हंटर। बाद में 1830 के राउंड यहाँ पे यूरोपियंस आते हैं और ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। कोकोनट, पानी, फ्रूट्स वगैरह यहाँ से लेके जाते हैं और बदले में लोगों को देते हैं शराब और हथियार। और उन्हीं हथियारों की वजह से 1878 में यहाँ पे एक सिविल वॉर छिड़ जाता है जो कि 10 सालों तक चलता है। उसके बाद जर्मन से यहाँ पे आते हैं, जर्मन एम्पायर आके सारे हथियार सीज कर लेता है और यहाँ पे राज करना शुरू कर देता है। और साल 1900 में एक न्यूजीलैंड का आदमी एल्बर्ट एलिस इधर आता है और फॉस्फेट डिस्कवर करता है। जी हाँ, फॉस्फेट एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है और उस टाइम में फॉस्फेट की बहुत ज़्यादा कीमत थी क्योंकि जितना भी एग्रीकल्चर होता था उसमें फॉस्फेट बहुत मदद करता था। और ये जो रीजन है पैसिफिक ओशियन का, किराबाती या किराबाश जिसे बोलते हैं, उसके 1-2 आइलैंड पे या फिर माइक्रोनेशिया के 1-2 आइलैंड पे या फिर नाउरू है जो कंट्री है, इधर बर्ड पूप यानी कि चिड़ियाओं की जो बीट होती थी उसकी वजह से बहुत सारा फॉस्फेट इकट्ठा हो गया था। और फिर 1906 में पैसिफिक फॉस्फेट कंपनी जर्मन के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है और उसके बाद वो यहाँ पे फॉस्फेट की माइनिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 1 होता है जिसमें जर्मनी हार जाता है और लीग ऑफ मैंडेट के हिसाब से जो नाउरू की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो आ जाती है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके की जॉइंट ट्रस्टीशिप के अंडर। जिसके बाद नाउरू एग्रीमेंट साइन होता है और जितनी भी फॉस्फेट की माइनिंग थी वो आ जाती है ब्रिटिश यानी कि यूके के अंडर। फिर क्या होना था, ब्रिटिश हर जगह की तरह इधर के फॉस्फेट को जमकर एक्सप्लॉइट करते हैं और यहाँ से जो फॉस्फेट ब्रिटिश लेते हैं उसके लिए यहाँ के लोगों को ½ पेनी पर टन की कीमत देते हैं। 1 पाउंड में इंडिया के 100 रुपये करीब होते हैं और 1 पेनी यानी कि इंडिया का 1 रुपया और ½ पेनी यानी कि इंडिया के 50 पैसे में ये फॉस्फेट लेते हैं और वही फॉस्फेट को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स को 200 से भी ज़्यादा गुना रेट में बेचते हैं। जितना ही प्रॉफिट होते हैं ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं और जमकर एक्सप्लॉइट किया जाता है इधर के लोगों को। 1942 में फिर यहाँ पे जापानीज एम्पायर आते हैं। जापानीज एम्पायर भी जमकर टॉर्चर करते हैं यहाँ के लोगों को, फोर्सफुल किलिंग्स, फोर्सफुल ड्राउनिंग्स, फोर्स लेबर्स, ये सब होता है। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 आता है जिसमें भी जापान, इटली, जर्मनी जैसे देश हार जाते हैं और दोबारा से नाउरू की एडमिनिस्ट्रेशन दे दी जाती है यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को। फॉस्फेट इंडस्ट्री रिवाइव करती है जिसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन और एक्सपोर्टेशन दोनों दोबारा से स्टार्ट होती है यहाँ से फॉस्फेट की। फिर 1964 में जाके ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को एक ऑफर देती है कि भी तुम ना एक अलग आइलैंड पे शिफ्ट हो जाओ,
ये आइलैंड हमारे कंट्रोल में आ गया, तुम ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले लो लेकिन नाउरू को छोड़ दो। लेकिन यहाँ के लोग अपनी आइडेंटिटी नहीं खोना चाहते थे और आज़ादी चाहते थे। तो 1968 जनवरी में फाइनली नाउरू को आज़ादी दे दी जाती है और ये एक इंडिपेंडेंट देश बन जाता है। लेकिन उसके बाद भी पॉलिटिशियंस को पता था कि जो असली पैसे वो फॉस्फेट माइनिंग में है और वो फॉस्फेट माइनिंग को नहीं रोकते और सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो कि उस माइनिंग की वजह से यहाँ की ज़मीन को, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट को हो रहा था, लोगों को हो रहा था, उसको इग्नोर करते हैं और फॉस्फेट माइनिंग जो है कंटिन्यू रहती है। 1970s और 80s में यहाँ की जो जीडीपी थी वो थ्रू द रूफ चली जाती है और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे जीडीपी पर कैपिटा हो जाती है नाउरू की, सेकंड टू ओनली सऊदी अरेबिया, जिनके पास तेल था और तेल की वजह से उनकी जीडीपी पर कैपिटा सबसे ज़्यादा थी। अब जीडीपी पर कैपिटा इसका मतलब ये नहीं कि टोटल जीडीपी देश की कितनी है, हर आदमी के पास हम उस देश की जीडीपी को डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसका मतलब है पर कैपिटा। लेकिन जहाँ भी करप्ट पॉलिटिशियंस है, करप्ट गवर्नमेंट है, कभी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पैसे की नहीं होती। तो आम आदमी के पास इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था, मोस्टली पैसा जा रहा था करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास। इसके बाद इनकी गवर्नमेंट ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके से भी कंपनसेशन के पैसे मांगने शुरू कर दिए कि भी तुमने इतने साल हमें एक्सप्लॉइट करा। उनसे भी इन्होंने पैसा कमाया, फॉस्फेट माइनिंग से भी पैसा कमाया और इस पैसे से इन्होंने करा क्या, ये सब बनाया। शिपिंग लाइंस बनाई, एयर नाउरू जैसी एयरलाइन बनाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करी, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स, बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, होटल्स बनाए आसपास की कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया या मार्शल आइलैंड्स में। कुछ लोगों ने लग्जरी स्पोर्ट्स कार खरीद ली, जबकि इतना छोटा देश है, इस देश को आप पैदल चल के पार कर सकते हो। इतने से देश के लिए महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदी जिन लोगों के पास पैसा था, जो लोग इन पावर थे। लेकिन कभी ना कभी ये फॉस्फेट रिजर्व्स खत्म होने ही थे और 1990s में आते आते तक इधर का जो भी फॉस्फेट था वो खत्म होने लगा, वैनिश होने लगा। जो इनकी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थी वो सारी क्रैश होने लगी, एयर नाउरू लॉसेज में जाने लगी और टूरिज्म इनका कभी चला ही नहीं। 2001 में ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे एक डिटेंशन सेंटर बनाया ताकि जो भी रेफ्यूजीज इलीगली ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करना चाह रहे थे वो यहाँ पे आके रुक सके और उनकी प्रोसेसिंग ऑस्ट्रेलिया कर सके। और शायद ऑस्ट्रेलिया चाहता भी था कि वो सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में रुके। तो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इधर से जो भी रेफ्यूजीज आ रहे थे उनको इधर रोका जाता है। अभी भी शायद 25-30 रेफ्यूजीज इधर के डिटेंशन कैंप में हो और बहुत ही बुरी हालत में भी उन्हें रखा जाता था। पर 2010 आते आते फाइनली यहाँ का सारा फॉस्फेट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। देश में हैवी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स हुए, कोस्टल इरोजन हुआ, ज्यादा फ्लडिंग होने लगी, ओशियन एसिडिफिकेशन हुई और इस आइलैंड का या देश का ज्यादातर जो लैंड था, लगभग 90% के करीब फॉस्फेट माइनिंग की वजह से खराब हो चुका था। वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता था। बीच का सारा देश एक तरह से खोखला हो गया और जितने भी लोग थे वो सारे आगे इस आइलैंड के एजेस पे रहने लगे, बिल्कुल समुद्र के किनारे। देश में अब एग्रीकल्चर करना ही पॉसिबल नहीं था और जो पानी था इनका वो भी कंटेमिनेट हो चुका था हैवी मेटल्स की वजह से, जो कि फॉस्फेट माइनिंग की वजह से हुआ था। जो यहाँ की मछलियाँ थी समुद्र में आसपास, उनके अंदर भी वो हैवी मेटल्स पाए जाने लगे और वो भी कंटेमिनेट हो गई। और इसी वजह से अब यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं है, ज़्यादा यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या न्यूट्रिशियस खाना भी नहीं उग सकता। तो क्योंकि अब यहाँ पे न्यूट्रिशियस खाना या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा नहीं उग सकती, ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, तो जितने भी खाने की इंपोर्ट्स है या बाकी इंपोर्ट्स है वो इस देश में नाउरू में सारे आते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री से। और मैंने आपको पहले ही बताया, आते आते उन्हें 6 हफ्ते तक लग जाते हैं। तो सारा जो भी खाना यहाँ पे कंज्यूम करते हैं लोग, खाते हैं, वो बेसिकली कैंड या प्रोसेस्ड फूड होता है जिसमें हाई लेवल्स ऑफ शुगर्स, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, वेजिटेबल ऑयल्स, स्वीटनर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और आमतौर पे ज़्यादा सोडा या इंस्टेंट नूडल्स या फिर ये सब कैंड और प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड ही खाते हैं, जिसकी वजह से जो लोगों की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। लोग बहुत अनहेल्दी हो गए, बहुत ओबीज हो गए। और ये ही एक कारण है कि इसको लिस्ट किया जाता है दुनिया की सबसे ओबीज कंट्री या सबसे अनहेल्दीएस्ट कंट्री। हालांकि अनहेल्दी के बारे में नहीं कह सकता, ओबीज या ओवरवेट की अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे आके जो रियलाइज हुआ, एक्चुअली में मुझे नहीं लगता है सबसे ओवरवेट कंट्री है। सड़क पे घूमते तो मोटे लोग दिखते हैं पर इतने मोटे नहीं दिखते, मोस्टली लोग फिट ही दिखते हैं। समोआ मेरे मायने में ये लगता है कि जितने भी देश मैंने आज तक ट्रैवल करे वर्ल्ड में, सबसे ओबीज कंट्री मेरे को समोआ लगी। आपने वीडियो देखी होगी या नहीं देखी होगी तो बाद में देख लोगे। एयरपोर्ट पे लैंड होते ही सारे आदमी 200-200 किलो के सड़कों पे दिखते थे। इधर इतना ज़्यादा नहीं दिखते, मतलब मोटे हैं पर नंबर 1 मुझे नहीं लगता, ये टाइटल गलत है, दोबारा से सर्वे होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। बाकी यहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ नहीं है, ज़्यादा कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा, फोना इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो टूरिज्म कभी यहाँ पे ग्रो करा ही नहीं और टूरिज्म पे अब ये डिपेंड भी नहीं कर सकते। तो करप्शन की वजह से, इनकी बेवकूफ़ी की वजह से जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, निगलेक्ट करा इनके साइड इफ़ेक्ट्स सारे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हम बच्चों को बच्चे शिकायत ना करें, बच्चे रो रहे हो, हम उन्हें टॉफ़ी दे के, चीज़ी दे के भुला लेते, चुप करा देते। कुछ ऐसा ही यहाँ के सरकार ने करा यहाँ के लोगों के साथ, ताकि लोग चुप रहे। इन्होंने फ्री गुड्स देने लगे लोगों को, टैक्स फ्री कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज एजुकेशन फ्री कर दी, सब चीज़ों पे से टैक्स हटा दिए, लोगों को सरकारी नौकरी दे दी, मतलब एकदम जन्नत बना दी इस देश को।
तो भाई ऐसी सिचुएशन में लोग शिकायत क्यों ही करेंगे। जैसा आज के दिन नॉर्थ यूरोप या फिर स्कैंडिनेविया है, ऑलमोस्ट वैसे है, उससे ही बेहतर लिविंग कंडीशन यहाँ पे सरकार ने लोगों को दे दी है। लोगों को कोई मतलब नहीं भाई, सरकार अपना 2 नंबरी कर रही है, करप्शन कर रही है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। हमारा आज बढ़िया जा रहा है, लोगों ने भी कल की फिक्र नहीं करी, ना किसी ने आवाज उठाई, और इसी वजह से आज इस देश का ये हाल है। इनके पास कुछ फॉस्फेट नहीं बचा, कोई और इनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं था, कोई बायोडाइवर्सिटी, कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं था। और आज के दिन इनकी टोटल जीडीपी अगर हम बात करें तो दुनिया की जो 5 से 10 सबसे कम जीडीपी वाली कंट्रीज है ना, उनमें से एक है। तो सबसे गरीब देशों में से अब इस देश का नाम है, लास्ट की 5-7 कंट्रीज में से। और एक आदमी ने तो पैसा आने पे क्या करा था, दूसरे देश से अपने लिए फरारी ऑर्डर करी। ये एक मीडिया आर्टिकल भी है। और जब तक वो फरारी इस देश में आई, वो आदमी इतना मोटा हो गया कि उसमें फिट ही नहीं आ सका। ये सब जो भी ये खाना इनका अनहेल्दी जो लाइफस्टाइल अब हो गया है, लोग पैदल सफर नहीं करते, इतना छोटा देश है फिर भी स्कूटर्स पे सफर करते हैं, पैदल चलते लोग दिखते ही नहीं। ये देखो भाई, ये सारी गाड़ियाँ पड़ी हैं, कितने सालों से पड़ी हैं, कुछ नहीं बचा अब इनमें। लोहा तक नहीं निकाल रहे लोग इसका, क्योंकि रिसाइकिल करने की फैसिलिटी नहीं है इनके पास। तो भाई पूरे नाउरू देश में ना बेसिकली 2 ही ऑपरेशनल होटल्स है। 1-2 और थे पर वो बंद हो गए, कोई भी काम नहीं करते। 2 ही होटल है, एक तो वो जिसमें हम रुके थे, जिसका एक रात का किराया $200 था 2 जनों का। दूसरा है ईवा लॉज, जिसका $225 है एक रात का किराया। जो हमारा होटल है वो थोड़ा सा आइसोलेटेड आप कह सकते हो, लेकिन इधर कुछ और चीज़ें भी है देखने के लिए। एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे कैफे सा दिख रहा है, एक सुपरमार्केट दिख रही है, और जी हाँ एक ATM भी दिख रहा है यहाँ पे। जैसा मैंने बताया था, ये कैश ओनली एक्सक्लूसिव इकॉनमी है, इधर सिर्फ कैश यूज़ होता है पूरे देश में, कहीं भी कार्ड पेमेंट्स वगैरह कुछ नहीं, आपको $ऑस्ट्रेलियन से ही पेमेंट करनी पड़ती है। कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे एक भी ATM नहीं था, पूरे देश में कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी 2 खुल गए। एक तो इधर है और एक एयरपोर्ट वाला काम नहीं करता, जो दूसरा है वो मैनन होटल के अंदर है। तो एक तो इधर ईवा लॉज पे, एक मैनन होटल में। इधर है कि बॉटल शॉप ना, दरअसल ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया साइड लीकर स्टोर को या फिर दारू की दुकान को या ठेके को बोलते हैं बॉटल शॉप। और उधर है एक कैफे, वो देखो ट्रॉपिकाना कैफे। सामने है कि सुपरमार्केट, तो चल के देखते हैं सुपरमार्केट में क्या है। बैंक कौन सा ही है, बेंडिगो बैंक एजेंसी। भाई मेरे को 1% उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इतना बड़ा सुपरमार्केट मिल सकता है इस देश में। ये इकलौता ही है जो भी है, बाकी तो सारी छोटी छोटी दुकानें हैं किराने की, जिस तरह चाइनीज वगैरह लोगों की दुकानें हर जगह, वो है। बड़ा सुपरमार्केट सिर्फ इकलौता ही है। और भाई इतनी चाइनीज दुकानें हैं ना, और उन्होंने दुकान में ही, किराने की दुकान के बाहर एक पेट्रोल पंप का वो लगा रखा है जिससे तेल भरवा लो। पर ये देखो भाई, ये तो बहुत ही बड़ा है। बाहर एक ये फिशिंग स्टोर भी है, फिशिंग का सारा सामान लेने के लिए। सही सा लग रहा है ये स्टोर भी। ये इलाका मतलब कह सकते हो सबसे ज़्यादा जो इनका डाउनटाउन कह लो एक तरह से, सारी मेन चीज़ यही है। और इतना ही है बस, ये जो एक सुपरमार्केट है, एक ATM, एक कैफ़े, एक बॉटल शॉप, सामने बीच, बस। ये लिया भाई हमने आइस्ड कॉफ़ी, $2 की थी, यानी कि 110 रुपये लगा लो। पूरे इंटरनेट पे कहीं भी देखोगे ना, आपको हर जगह यही मेंशन मिलेगा, नारू में बिना कैश के मत चले जाना वरना फंस जाओगे। टुवालू में भी सेम ये चीज़ थी, वहाँ तो एक्चुअली थी, कोई ATM नहीं था भाई, सही में कुछ भी नहीं था। और ये भी उसी की तरह लीस्ट विजिटेड कंट्री है, हमने एक्सपेक्ट करा था कुछ भी नहीं मिलना। और इनफैक्ट जो लोग रिसेंटली हफ्ते 2 हफ्ते पहले भी आए थे ना, उन्होंने भी हमें बताया था कहीं पे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होता, कैश के बिना ना चले जाना। पर यहाँ कुछ नज़ारे अलग है, 1-2 जगह खुल की जिधर एक्सेप्ट होते हैं भाई, कमाल हो गया। नाउरू जो देश है ना, लोग बाहर बसे हुए जैसे मैंने आपको बताया जिस पे, और बाहर एक रिंग रोड है, और वो रिंग रोड पूरी है 19 किलोमीटर की, जिसको आप पैदल चल के भी 3-4 घंटे 5 घंटे में कवर कर सकते हो। तो हमने डिसाइड कर लिया कि ना पूरे आइलैंड का गाड़ी में चक्कर काटते एक, और पैदल चल के तो मैं चक्कर काटूंगा ही काटूंगा, एक चक्कर गाड़ी में रिंग रोड का पूरा काटते। हर कुछ ही मीटर बाद कुछ ना कुछ चीज़ ऐसे दिख रही है इंटरेस्टिंग सी। एक चीज़ जो मैंने बहुत कॉमन नोटिस करी, 2 चीज़ दरअसल। एक चीज़ तो ये कि हर कुछ ही मीटर में किसी चाइनीज़ की दुकान है किराने की, उसके बाद उसने एक पेट्रोल पंप का पंप सा रखा है, और दुकान के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है डिजिटल टॉपअप सोल्ड है, मतलब डिजिटल के रिचार्ज होते हैं। और दूसरी चीज़ बास्केटबॉल कोर्ट, इंटरेस्टिंगली, मतलब मैंने उम्मीद नहीं करी थी इधर बास्केटबॉल कोर्ट्स इतने सारे होंगे। वैसे नाउरून्स है ना, रग्बी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और रग्बी की वजह से ही AFL जो कि ऑस्ट्रेलियन रूल्स वाली फुटबॉल होती है, तो काफ़ी प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल यानी कि AFL खेलते मिलेंगे नाउरून्स। इधर लोग रग्बी काफ़ी खेलते हैं, इवन नाउरू की रग्बी टीम भी हमें फिजी एयरपोर्ट पर दिखी थी। US में चले जाओ तो वहाँ पे फुटबॉल होता है, अमेरिकन फुटबॉल, उसमें भी काफ़ी जाते हैं नाउरून्स। बाकी वेट लिफ्टिंग इनका शायद नेशनल स्पोर्ट कंसिडर किया जाता है, वेट लिफ्टिंग भी इन लोगों को काफ़ी पसंद है। वहीं नाउरू की अगर सोसाइटी की बात करें तो ये एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, यानी कि माँ के नाम पे किनशिप होती है, प्रॉपर्टी भी माँ से लड़की पे ट्रांसफ़र होगी, सरनेम भी माँ का लिया जाएगा,
मतलब जो अपने पैट्रीलिनियल है इंडिया में या मोस्टली दुनिया की कंट्रीज़ में, वो इधर माँ की तरफ से होता है। लड़की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, सरनेम भी माँ का लगेगा, लड़कियों की ज़्यादा चलेगी परिवार में। ये इधर मेरे ख्याल से एक और होटल है, बुडापेस्ट होटल। हालांकि हमें ये बताया गया कि हर होटल यहाँ पे अबैंडन्ड है, 2-3 अबैंडन्ड होटल हमें देख चुके। थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा जब हम सर्कल करके दोबारा आ जाएंगे उस तरफ वाली साइड। पर ये हमें फंक्शनल लग रहा है, हालांकि काफ़ी चीज़ें इसकी भी तबाह हुई हुई दिख रही है हमें। पर जैसे देखते हैं, पूछते हैं चल के। होटल में रिसेप्शन वगैरह कुछ नहीं दिखा, बस मेरे को इन लोकल्स के ही कपड़े सूखते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो कमरे बना रखे हैं इसमें लोकल लोग ही रहते हैं। ये कोई मेरे को गेस्ट तो लग नहीं रही था, गेस्ट के कपड़े ऐसे तो नहीं सूख रहे होंगे यार। भाई जैसा हम बोल रहा था शायद ऐसा ही कुछ है। उधर हम गए, रिसेप्शन तो कुछ थी नहीं, सारा ढूंढ लिया। एक लेडी सी थी और एक आदमी थे। बोले आप यहाँ रुके हुए, आप यहाँ रहते हो? हम बोले नहीं, लेकिन हम रहना चाहते हैं। बोले हैं यहाँ रहना चाहते हो? कंफ्यूज से हो गए, जैसे कि पता नहीं क्या होगा। उन्होंने एक आदमी का नंबर दिया, उस नंबर पे हमने कॉल करा। हम बोले बुडापेस्ट होटल, क्योंकि गूगल पे लिस्टिंग दिखाते हैं इस जगह की एज बुडापेस्ट होटल। हम बोले हमें यहाँ पे रुकना है, कमरा लेना है। वो आदमी बोला सॉरी लेकिन ये जगह तो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर है। तो बेसिकली वही है, मेरे को लगता है लोकल्स को दे रखी है जगह, या फिर हो सकता है कि जो डिटेनीज है, क्या पता कोई रेफ्यूजी वगैरह जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हो वो भी रह रहे हो इसमें, पता नहीं अब क्या ही था इसका मतलब। भाई देखना यार कितने बड़े बड़े पत्थर, यहाँ पे कैसे आएगा कोई शिप? भाई मतलब ऐसे इस देश के बीचेस जितने खराब है ना, मैंने कहीं नहीं देखे यार, सही बताऊं तो। यहाँ ना तैर सकते, यहाँ ना सर्फिंग कर सकते, ना यहाँ कोई शिप आ सकती, कुछ भी नहीं हो सकता यार इन बीचेस में। तो एक आधी जो जगह है वहाँ पे रिप करेंट्स है। ये चाइनीज दुकानों की बात कर रहा था मैं। डिजिसेल का टॉपअप बेचते हैं, बाहर एक वो लगा लेंगे पेट्रोल पंप सा। हर कुछ ही मीटर पे एक तो चाइनीज दुकान जरूर दिखेगी, एक आधा कोई बास्केटबॉल का कोर्ट दिख जाता है। हालांकि किसी कोर्ट पे खेलता हुआ नहीं दिखा मैं, कोई खाली रहते हैं मोस्टली सारे। ये देखो भाई, जो कहने लग रहा था और वही हो गया, ये आ गया भाई, कोर्ट भी खाली पड़ा है ना। पता नहीं क्या इतने कोर्ट बना दी इस देश में, पर खेल नहीं रहा कोई। नाउरू ना दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री भी है जिसकी कोई भी ऑफिशियल कैपिटल नहीं है, लेकिन इसकी जितनी भी मेन चीज है ना वो सारी ये यारेन इलाका बोलते हैं, इसमें ही है। मेरे साथ में एयरपोर्ट का रनवे है, अभी थोड़ी सी आगे पुलिस स्टेशन है, म्यूजियम है, पार्लियामेंट है, सब यही दिखाता हूँ। ये रहा भाई इनका पार्लियामेंट हाउस, ये पता नहीं क्या है। पीछे फायर स्टेशन गया, ये म्यूजियम आपको दिखाया ही था। ये एक दो दोबारा किराने की दुकानें, और आगे इनका पुलिस स्टेशन है इधर पास में। अब हम वापस आ गए भाई, पूरे देश का चक्कर काट के। पीछे सिविक सेंटर गया, ये इनका चर्च, और सामने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैं आपको पास चल के दिखाता हूँ। तो ये एक होटल है, उन्हीं होटलों में से एक जो इधर होटल्स थे। देखने से यूँ लग रहा है कि भी फंक्शनल होटल है, लेकिन नहीं, दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई कितना बड़ा मैसिव होटल है ये, लेकिन ये भी अब फंक्शनल नहीं है। ये देखो अबैंडन्ड पड़ा है ये भी। इसके अंदर लोकल रह रहे होंगे, एक आधे में पंखा चलने लग रहा है, कोई लोकल घुसा हुआ होगा अंदर, आराम कर रहा होगा, यहाँ के लोग रहते होंगे। इस होटल का दरअसल नाम है ओड एन आवियो, ऐसे कुछ नाम है। जैसा मैंने बताया कि दो ही होटल फंक्शनल है, एक तो मेनन और एक ईवा लॉज। इसके अलावा एक दो होम स्टेज थे यहाँ पे, जैसा हमने नेट पे रिसर्च करा, लेकिन उन पे हमने फ़ोन करा ना, एक होम स्टे पे फ़ोन करा जो एक दिखा रहा था, तो वो बोले कि हम कोई भी गेस्ट, फ़ोन खाते ही सीधा बोले कि हम कोई भी गेस्ट नहीं रखते अगर आप उस चीज़ के लिए फ़ोन कर रहे हो तो। दूसरी चीज़, ये होटल अबैंडन्ड है, बुडापेस्ट होटल अबैंडन्ड है। जो सिर्फ दो होटल्स हैं उनके भी एक रात के 200-250 ऑस्ट्रेलियन डॉलर किराया है। तो मेरे को लगता है डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ की सरकार शायद चाहती नहीं कि टूरिस्ट लोग आए। मेरे को किसी ने बताया, यहाँ की इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि भी ना यहाँ की सरकार टूरिस्ट चाहती नहीं ज़्यादा, क्योंकि करप्शन जो है वो ऑफिशियल्स के या फिर सरकार के इतना रगों में बैठ चुकी है। टूरिस्ट आएगा क्या खर्चा करेगा? ठीक है, एक दो रात होटल में रुक गया, कितने दिन रुकेगा यहाँ पे? ये चाहते हैं कि ना बाहर से लोग आए, इनकी गवर्नमेंट को असिस्ट करें कैसे और पैसे कमाने हैं, या फिर काम करने लोग आए, क्योंकि इनकी ना एक साल की शायद कोई भी एम्प्लॉयर ये हायर करते इधर ही कंपनी, उसकी 6000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फीस है एक साल की। तो अब देख, और ये तो वो है जो बैंक में जाती है, जो सरकारी अफसरों के जेब में जाती है अलग से, वो पता नहीं कितनी है। शायद इन्होंने पीछे से को कम करी है, पता नहीं, काफ़ी ज़्यादा कम कर दी थी पिछले कुछ महीने पहले, पर मेरे को पता नहीं अब कितनी करी है। लेकिन इनकी सरकार थोड़ी सी उसमें करप्ट है। जो लोग आ रहे हैं इधर, जो भी टूरिस्ट तो खैर कोई आ ही नहीं रहा, लीस्ट विजिटेड कंट्री है दुनिया की। पीछे से हम टुवालू में गए थे, वो भी एक्चुअली लीस्ट विजिटेड है, ये भी है। अब ऐसे कोई डिबेट नहीं कर सकते कि भाई किस में कम आ रहे हैं। उसमें भी साल में 100-200 टूरिस्ट आते हैं, इसमें भी तो कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ऐसा भी होता है कि पूरे साल में कोई टूरिस्ट ही ना आए, तो दोनों कह सकते हो आप लीस्ट विजिटेड कंट्री है। इस वीडियो में मैंने आपको सारी हाइलाइट्स दिखा दी नाउरू देश की। दोनों जो होटल थे, एक मैंने जिसमें हमने गाड़ी पार्क कर रखी थी, हमने टॉमी को भी लिया, उसके बाद ईवा लॉज दिखाया उधर का सुपरमार्केट, एक ATM, जो भी
ये अबैंडन्ड होटल्स थे, अबैंडन्ड शिप लाइन जो कि डिसमेंटल होने लग रही है। पूरे देश का हमने चक्कर काट लिया, सारी चीज़ें घूम ली और आपको जितना मैं दिखा सका मैंने दिखाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा ये सब। इधर एक इन्होंने बास्केटबॉल का भी लगा रखा है खेलने के लिए। नाउरू के दोस्तों की अगर हम बात करें ना, तो भाई ये एक ऐसा देश है जो भी पैसा देता है, जिधर भी से पैसा दिखता है उनका दोस्त बन जाता है। क्योंकि बेचारा क्या करे, अब खुद का इतना स्टैंड है नहीं इस देश का। पर ऑस्ट्रेलिया के साथ इनके अच्छे रिलेशन है, ऑस्ट्रेलिया पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट भी है। पर जो भी हो, लोकल्स हमें जो भी मिले अच्छे मिले भाई, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि मेरे को कोई शिकायत है इस देश से। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो की डायरेक्शन नेगेटिव वे में जाने लग रही है, जो कि मेरा कभी मोटिव नहीं रहता। तो मैं कुछ भी बुरा नहीं कह रहा किसी भी लोकल के बारे में, किसी को भी मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि भी इधर मत आओ। देश अच्छा है घूमने के लिए, कोई भी मेरे को परेशानी दिक्कत कुछ भी नहीं हुई। बस जो फैक्ट्स है, तथ्य है, वो मैंने आपके आगे रखे कि भाई कैसे इस देश का नुकसान हुआ। एक चीज़ जो कि मुझे नहीं जचती कि ठीक है कि ये सबसे ओबीज है, सबसे ओवरवेट है, ये मुझे नहीं लगता। सड़क पे चलते हुए आपको लोग दिखेंगे, नहीं दिखेंगे भाई, इतने मोटे नहीं है जिस हिसाब से दुनिया का नंबर 1 इसे पोर्ट्रे किया जाता है। समोआ में इससे काफ़ी ज़्यादा मोटे लोग दिखे मेरे को, इधर इतने ज़्यादा नहीं है। बाकी भाई यही था एक्सपीरियंस। अब आगे एक मेरा प्लान है, कल मैं पूरा देश पैदल चल के पार करूं, 19 किलोमीटर की रोड पूरी पैदल चलूं। तो देखते हैं वो कल करेंगे अपन। इस वीडियो को अपन इतना ही रखते हैं। मेन मैंने आपको सारे इस देश के बारे में बता दिया कि इस वजह से यहाँ पे आज ये हाल है और बेसिक आइडिया सब कुछ दे दिया। इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।